आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। और नाभिकों के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। इस ग्राफ को क्या कहते हैं और ग्राफ के प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी हमें बताने हैं। तो दोस्तों, बंधन ऊर्जा क्या होती है? जैसे कि कोई नाभिक है, मान लो ये हमारा नाभिक है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन हो सकते हैं और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर हमारा नाभिक बना होता है। अब जब हमने इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाला तो कितना होगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, या फिर मैं एम पी लिख सकता हूँ, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम एन, ये हो गया इसका कुल द्रव्यमान। या फिर मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान, या फिर कह सकता हूँ कि नाभिक का भार। नाभिक का भार हमने निकाल लिया कि एम पी प्लस एम एन। यहाँ पे एक की जगह अगर ज़्यादा हुए तो मैं उससे गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे चलो दो ही मान लेते, फिलहाल के लिए हम दो ही है कि एम पी प्लस एम एन। तो हुआ क्या कि जब भार हमने ऐसे निकाला कि एम पी प्लस एम एन निकाला, तो थोड़ा सा अंतर आया इसके वास्तविक नाभिक से, कि वास्तविक नाभिक का जो द्रव्यमान था, मान लो कि m था, उससे थोड़ा सा अलग आया, तो कुछ अंतर आया द्रव्यमान में। और जो अंतर आया वो हमने कैसे निकाला कि एम पी प्लस एम एन हमने निकाला था, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के, माइनस का जो द्रव्यमान जो हमने मतलब कि निकाला, मतलब कि हमने प्रयोग से निकाला m, उसका द्रव्यमान। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर आया था, उसे हमने कह दिया डेल्टा m। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि आइंस्टाइन ने एक नियम दिया था जिसको हम कहते थे कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी द्रव्यमान है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। अगर द्रव्यमान को मैं ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता हूँ, उनका मतलब तो ये था कि द्रव्यमान दे रखा है हमें और उसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, और यही उनका संबंध था। तो दोस्तों, उन्होंने कैसे इसको सूत्र के द्वारा समझाया, E बराबर एम सी स्क्वायर के द्वारा समझाया, जहाँ पे C बराबर निर्वात में चाल थी किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की। और इसका मान कितना होता है? 3 गुना 10 की घात 8। तो दोस्तों, यहाँ से हमें C का मान मिला, और M का मान जो हमने यहाँ पे देखा था कि द्रव्यमान में अंतर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं तो गया होगा, तो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। और उस ऊर्जा का मान कितना होगा? डेल्टा M, और मैंने C स्क्वायर से गुना किया था। ये मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऊर्जा हमें मिली, मतलब कि इस न्यूट्रॉन था ये हमारा, मतलब कि नाभिक था, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, उसका द्रव्यमान निकाला, और उसका जो वास्तविक द्रव्यमान था नाभिक का वो हमने ज्ञात किया। तो दोनों में कुछ अंतर आया, वो द्रव्यमान गया का कुछ ऊर्जा में गया, और जो ऊर्जा निकली वो बंधन ऊर्जा थी। दोस्तों, इसे ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उन्होंने बंधन ऊर्जा को इस तरह परिभाषित किया। तो दोस्तों, अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि मान लो कि कोई नाभिक है, यहाँ पे फिर से मैंने कोई नाभिक ले लिया, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो किसी नाभिक को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ही बंधन ऊर्जा होती है। तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करना चाहता हूँ तो वो बंधन ऊर्जा है, मतलब कि इनको दूर दूर करना चाहता हूँ तो बंधन ऊर्जा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमने बंधन ऊर्जा पता लगा लिया कि होती क्या है। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों, इसमें न्यूक्लियंस होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन कितनी होगी, तो बंधन ऊर्जा कुल कितनी है इसकी, बटा इसका जो न्यूक्लियन, कुल न्यूक्लियंस कितने हैं। यहाँ पे तो मैंने 2 दे रखे हैं, अगर ज़्यादा भी हो सकता है तो मैं क्या कह सकता हूँ उसे, कि ए कह सकता हूँ कि न्यूक्लियन की संख्या कैसे लिखता हूँ मैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो मैं ए लिख सकता हूँ, या द्रव्यमान संख्या कह सकता हूँ उसे मैं, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे पूछा हमसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को मैं कैसे परिभाषित करूंगा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, या कुल न्यूक्लियन की संख्या। कुल न्यूक्लियन की संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और द्रव्यमान संख्या क्या है? ए। तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ। तो ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकल गई हमारी। तो ये हमारा सूत्र हो गया, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो हमारा दूसरा भी हो गया। अब इस ग्राफ हमें इसके बीच में खींचना है और निष्कर्ष भी निकालना है, क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक ग्राफ लेते हैं सबसे पहले।
तो दोस्तों ये हमारा ग्राफ हो गया, जहाँ पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को मैं EB से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे EB लिख दिया मैंने, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और इस तरफ A, द्रव्यमान संख्या। तो इसके बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 2। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस में होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे EB लिख लिया, और वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6, 8 और 10, ये सब लिख लेता हूँ मैं। और इस तरफ मैं क्या करता हूँ कि द्रव्यमान संख्या लिख लेता हूँ। मान लो 50 का है, ये 100 है गया, ये हो गया 150, ये हो गया 200। इस प्रकार मैं इसे प्रदर्शित कर रहा हूँ 250। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, अलग अलग द्रव्यमान संख्या के अब हम परमाणु लेते हैं। जैसे कि हमने लिया ड्यूटेरियम, जिसका जो द्रव्यमान संख्या होती है, मान लो कि द्रव्यमान संख्या उसकी कितनी होगी? 2। ड्यूटेरियम कितना होता है? 1H2। तो यहाँ पे 2 द्रव्यमान संख्या होगी। यहाँ पे मैंने द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित कर दिया है। इसी प्रकार हम सबको प्रदर्शित कर सकते हैं इस ग्राफ में। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होती है। तो दोस्तों ये हमने ग्राफ बना लिया है किसके बीच में? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EB मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या A में। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि EB दे रखा है, यहाँ पे देख लो ड्यूटेरियम दे रखा है, इसका जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो 2 के आसपास होती है। यहाँ पे जैसे कि हीलियम दे रखा है, यहाँ पे 8 के आसपास इसकी होगी। यहाँ पे लिथियम दे रखा है, इसकी कम होती है। फिर ये कार्बन की बढ़ गई, फिर नाइट्रोजन की थोड़ी सी कम होगी, फिर ऑक्सीजन की, और फिर धीरे धीरे ये लगभग नियत सी हो जाती है, मतलब कि जब परमाणु क्रमांक। तो इस ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे आयोडीन दे रखा है, यहाँ पे यूरेनियम दे रखा है, ये सब दे रखे हैं। तो हो क्या रहा है, ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दे रखी है। तो इस ग्राफ से निष्कर्ष क्या निकलते हैं? सबसे पहले निष्कर्ष निकलता है हमारा कि द्रव्यमान संख्या जब हमारी 30 से 170 के बीच में रहती है, 30 से 170 के बीच में जब रहती है द्रव्यमान संख्या, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा इनकी ही होती है। जैसे कि यहाँ से देखो कि मैं लगभग मान लिया कि 30 के आसपास से और यहाँ पे 170 के आसपास तक सबसे ज़्यादा इसी की है लगभग। तो यहाँ पर ये जो है, ये बाकी ये वाला जो हिस्सा है ये नियत भी है और लगभग सबसे ज़्यादा भी है। तो ये बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है 30 से 170 के बीच में। और जो परमाणु होते हैं, जैसे कि 30 से परमाणु द्रव्यमान संख्या जो 30 से कम होती है, या फिर द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे मैं द्रव्यमान संख्या लिख देता हूँ, द्रव्यमान संख्या 30 से कम या फिर 170 से ज़्यादा, तो क्या होगा कि ये वाली द्रव्यमान संख्या जब EB का मान इससे कम हो जाता है, मतलब कि इसके कंपैरिजन में, इसके सापेक्ष थोड़ा सा कम रहता है, तो EB थोड़ा सा कम, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं इसे ज़्यादा लिख देता हूँ। जब 30 से 170 के बीच में रहती है तो द्रव्यमान वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा लिख दिया मैंने। अब दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा कि 30 से 170 के बीच में हमेशा जो बंधन ऊर्जा रहेगी, EB रहेगी, वो नियत रहती है लगभग। अब नियत क्यों रहती है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि नियत क्यों है। नियत, मान लो कि हमारे पास एक नाभिक है जिसका द्रव्यमान है 30 से और 170 तक, द्रव्यमान संख्या जो दे रखी है 30 से 170 तक दे रखी है। तो अब होगा क्या कि मान लो कि इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे। द्रव्यमान संख्या यही होती है कि जितने ज़्यादा द्रव्यमान संख्या उतनी ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो एक दूसरे के पास पास होंगे। प्रोटॉन मान लिया कि मैंने, ये है प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन मान लिया। ऐसे मानते चले जाते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये नाभिक बना हुआ है और भरा हुआ है। तो होगा क्या दोस्तों यहाँ पे कि मान लो कि जब ये द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देख लो, इसको मानते हैं हम कि ये वाला न्यूट्रॉन लिया हमने, ये वाला न्यूट्रॉन लिया, तो इस पे किस किस का असर पड़ेगा? तो मैंने कहा था कि नाभिकीय बल होता है, या फिर एक दूसरे का नाभिकीय जो बल कार्य करता है वो आपस में पाई मेसोन का आदान प्रदान करता है, तब होता है। तो ये पाई मेसोन बहुत कम, छोटी सी दूरी पर ही आदान प्रदान होता है। जैसे कि यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन होगा, ये न्यूट्रॉन होगा, ये प्रोटॉन होगा और ये प्रोटॉन होगा, तो इन्हीं से कर पाएगा। अगर ये दूर वाला, जैसे कि ये वाला न्यूट्रॉन है, तो इसका और इसका पाई मेसोन का आदान प्रदान नहीं होगा। पाई मेसोन का आदान प्रदान नहीं होगा तो नाभिकीय बल भी काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो अपने पड़ोसी जो नाभिक होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियन होते हैं, उनको ही पाई मेसोन का आदान प्रदान करता है। उनकी वजह से ही यहाँ पे आकर्षण बल लगता है। तो उन्हीं की वजह से
होगा कि उन्हीं की वजह से बंधन ऊर्जा होगी। तो जब चाहे कितना ही द्रव्यमान बढ़ता चला जाए, द्रव्यमान संख्या कितनी ही बढ़ती चली जाए, लेकिन जो नाभिकीय बल होता है वो केवल पड़ोसियों के कारण ही, जो पड़ोसी कण होते हैं उन्हीं के कारण लगता है। इसलिए इसकी लगभग जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो लगभग नियत हो जाती है। और दोस्तों तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता? हमारा तीसरा निष्कर्ष था कि जब भी मान लो कि तीसरा निष्कर्ष क्या था कि कोई द्रव्यमान संख्या कम हुई और कोई ज़्यादा हुई। जैसे कि मैंने मान लिया द्रव्यमान संख्या कम मतलब कि 120 मान लिया, और द्रव्यमान संख्या ज़्यादा मतलब कि 240, बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो कम है, जिसकी द्रव्यमान संख्या कम है, उस नाभिक के लिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी, और जो द्रव्यमान संख्या 240 है उसमें अंतर होगा। और वो कैसे होगा कि इसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है और इसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है उसमें फ़र्क होगा, और कौन सी ज़्यादा होगी? ये वाली होगी। तो 100 मैंने बताया था कि यहाँ पे नियत होती है 30 से 170 के बीच में। तो 120 और 240, ये तो 170 से बाहर निकल गया। तो कौन सी वाली ज़्यादा होगी? 120 वाली ज़्यादा होगी, क्योंकि ये छोटा न्यूक्लियन है और ये बड़ा न्यूक्लियन है। अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो फ़र्क पड़ता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का। और कौन सी ज़्यादा होगी यहाँ पे? जिसका न्यूक्लियन छोटा होगा वो। दोस्तों चौथा निष्कर्ष भी ये निकलता है कि मान लो कि हमारे पास कोई नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक न्यूक्लियन है, ये दूसरा न्यूक्लियन है, ये दोनों आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियन बनाते हैं। तो बड़ा न्यूक्लियन बनाते हैं, यहाँ पे मैंने देखो दोस्तों 120 और 240 लिया है, तो इसमें 120 आता है तो सबसे ज़्यादा होगी इसकी बंधन ऊर्जा। और 240 दे रखा है, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे देख लो, ग्राफ से देख लो, 240 यहाँ पे कहीं आता है और यहाँ पे 120 आता है कहीं पे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं अंतर बंधन ऊर्जा ये वाली ज़्यादा होती है, ये वाली कम होती है। तीसरा निष्कर्ष हमारा यही है। चौथा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि हमारा, कि जब हमारे दो न्यूक्लियन आपस में संलेत होगी, जो छोटे नाभिक है वो आपस में संलेत होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो मतलब कि जो बड़ा नाभिक बना है वो स्थायी होता है, और अगर स्थायी हुआ तो उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज़्यादा होगी किनसे? इन दोनों से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये मान लो कि x है, ये y है, और ये z नाभिक बना रहे हैं। तो ई एक्स और ई वाई का मान हमेशा ई जेड से छोटा होगा प्रति न्यूक्लियन। ई बी जेड लिख सकता हूँ मैं इसे प्रति न्यूक्लियन के लिए, ई बी वाई और ई बी एक्स। ई बी हो गया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और एक्स यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया कि एक्स की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो ऐसे ही अगर हम करें कि नाभिक के संलयन में क्या होगा कि ई बी जेड का मान ज़्यादा होगा किससे? ई बी एक्स से और प्लस ई बी वाई से। तो दोस्तों चौथा निष्कर्ष हमारे ये मिल गया है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो बड़ा न्यूक्लियन बनता है उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया बंधन ऊर्जा, हो गया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो गया, और ग्राफ का भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमने निकाल दिया। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।